किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा तसल्ली, सबसे ज़्यादा आराम अगर कहीं मिलता है तो वो अपने घर में मिलता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमें अपने घर की याद आ ही जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का जो रोज़ डेली नौकरी के लिए निकलता था और उसके बाद अपने घर आने के लिए आतुर रहता था, क्योंकि उसको जो सुकून मिलता था वो घर के अंदर ही मिलता था। घर बहुत करीब में था, लेकिन वो जो रास्ता था फिर इतना लंबा हो जाता है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई किसी भी इंसान के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। यदि उस लड़के ने एक छोटा सा झूठ ना बोला होता तो शायद वो लड़का इस दुनिया में कभी भी नहीं होता। हालांकि कुछ दिन के बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर, और इसी ज़िले की तहसील लगती है खुर्जा। दरअसल खुर्जा का रहने वाले एक सरकारी वकील यशपाल सिंह राघव, उन दिनों वो खुर्जा में ही कोर्ट में सरकारी वकील थे, और उनका बेटा राहुल सिंह राघव जो कि प्रतिदिन खुर्जा से नोएडा में नौकरी करने के लिए जाया करता था। दिसंबर 2014 की ये बात है। वो लड़का सुबह निकला जरूर था, जब शाम को घर वापस आ रहा था तो किसी भी तरकीब से, किसी भी तरह से वो बुलंदशहर के भूड़ चौराहे तक तो पहुंच जाता है। लेकिन अब आगे जाने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा उसको तय करनी थी। लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी ऐसा साधन, कोई ऐसा वाहन नहीं मिल रहा था जिससे क्या वो अपने घर पहुँच पाता। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। कोई गाड़ी आती भी थी तो रुकती नहीं थी, कोई वाहन आता था तो रुकता नहीं था। काफ़ी देर हो जाती है, लगभग रात के 8:30 या 9 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। तभी एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है। स्कॉर्पियो में एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो गाड़ी चला रहा है। साथ ही ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर एक लड़का और बैठा हुआ था। तभी वो आवाज़ लगाते हैं कि क्या आप लोगों को अलीगढ़ जाना है। अलीगढ़ की बात जब आती है तब वो लड़का राहुल कहता है कि हाँ, अलीगढ़ तो नहीं जाना, लेकिन जाना खुर्जा है, आप खुर्जा तक छोड़ दीजिए। तभी वो गाड़ी वाला बोलता है कि नहीं, हम लोग खुर्जा के यात्रियों को नहीं बिठाएंगे, हम सिर्फ अलीगढ़ के यात्रियों को बिठाएंगे। लड़का बड़ा मायूस हो जाता है। पास में ही एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको भी खुर्जा जाना था। वो कहता है कि साहब, आप तो जा ही रहे हैं, रास्ते में आपको खुर्जा पड़ेगा, खुर्जा में हमें उतार दीजिएगा, खुर्जा में हो सकता है कि आपको कोई और सवारी मिल जाए। लेकिन वो गाड़ी वाले चाहते थे कि उन्हें यात्री मिलें तो वो अलीगढ़ के या उससे लंबे रूट के मिलने चाहिए। जब यहाँ पर बातचीत होती है, लगभग 1.5-2 मिनट तक की बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। अचानक ही उस स्कॉर्पियो वाले के दिमाग में आता है कि क्यों ना, ठीक है, जा रहे हैं तो बिठा लेते हैं। उन दोनों को, यात्रियों को, वो अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब स्कॉर्पियो में 4 लोग हो जाते हैं, ड्राइवर सहित। पहले से एक व्यक्ति ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ है, 2 और बैठ जाते हैं, जिसमें एक राहुल सिंह राघव नाम का लड़का होता है। गाड़ी थोड़ी सी ही आगे चली थी, मुश्किल से मुश्किल 600 मीटर के आसपास। तभी बुलंदशहर का एक मशहूर मॉल है, MMR मॉल, उसके ठीक सामने क्लासिक प्लाजा है, जहाँ पर दूर दराज की जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, रोडवेज बसें होती हैं, वही आके रुकती हैं। जैसे ही गाड़ी जा रही है तभी 2 यात्रियों ने फिर से हाथ दिया, और हाथ देते ही उस स्कॉर्पियो को रोक लिया जाता है। स्कॉर्पियो रुक जाती है, उसमें पूछा जाता है कि कहाँ जाना है। वो कहते हैं कि साहब, हमें अलीगढ़ जाना है, क्या अलीगढ़ के लिए बैठा सकते हैं। ड्राइवर खुश हो जाता है और 2 यात्रियों को बैठा लेता है। पहले से ही पीछे वाली सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति इस साइड से बैठता है, दूसरा व्यक्ति इस साइड से। उनके दोनों ही खिड़कियों की तरफ से दोनों नए यात्री आके बैठ जाते हैं। अब ये गाड़ी शुरू हो जाती है अपने सफ़र के लिए। रास्ते में कोतवाली देहात पड़ती है। कोतवाली देहात के बाद अब रास्ता आगे से कटता है खुर्जा के लिए। जैसे ही खुर्जा के लिए चलते हैं तो वो मेन हाईवे पे ना चलकर चोला की तरफ जैसे गाड़ी मोड़ रहे थे, तो राहुल सिंह कहते हैं कि भाई साहब, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि ये रास्ता खुर्जा की तरफ जाता ही नहीं है, ये रास्ता अलीगढ़ की तरफ जाता ही नहीं है। तभी वो ड्राइवर कहता है कि मेरी अभी कुछ देर पहले किसी से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि आगे जाम लगा हुआ है मामन के पास में। यदि आप लोग इस रास्ते से जाएंगे तो हम लोग घंटों जाम में फंसे रहेंगे। वैसे ही रात के 9, सवा 9 का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से निकाल देता हूँ। राहुल को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो रोज़ डेली सफ़र कर रहा था। बार में एक सवारी जो बैठी हुई थी, उसको इन रास्तों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। 2 सवारी जो बाद में बैठी थी, उन्होंने कोई ऐतराज़ ही नहीं किया। उन्हें अलीगढ़ जाना था, चाहे वो खुर्जा के रास्ते से लेके जाएं या किसी शॉर्टकट के रास्ते से लेके जाएं,
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही ये स्कॉर्पियो कार चोला रोड पर नैथला गांव को पार करती है तो रास्ते में जंगल शुरू होता है, और जंगल शुरू होने के बाद स्कॉर्पियो को कुछ ही दूरी पर जाकर रोक लिया जाता है। और जैसे ही स्कॉर्पियो रुकती है तो जो बदमाश MMR मॉल के पास बैठे थे वो पता चलता है कि वो भी इन्हीं के साथी थे स्कॉर्पियो सवार के। दोनों खिड़की की साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने अपने हथियार निकाले और हथियार निकालने के बाद दोनों ही यात्रियों की कनपटी पर रख देते हैं। कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास सामान है वो निकाल दो यदि अपनी सलामती चाहते हो तो। बात सलामती की थी, दोनों कांपने लगते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, सामने वाले जो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर एक लड़का और बैठा हुआ है, वो भी बदमाशी निकला। उसने भी अपना हथियार निकाला और पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है कि शोर मचाने की कोशिश की तो यहीं गोली मार दी जाएगी। जान किसको प्यारी नहीं होती है। राहुल सिंह और दूसरा यात्री वो पूरी तरह से घिर चुके थे। उनके पास जो सामान थे वो निकाल के देने लगे। इससे पहले कि राहुल कुछ निकाल पाता, पहले यात्री ने निकाल कर अपनी जेब से 150 रुपये दे दिए। उसकी तलाशी ली जाती है। उसकी तलाशी में महज एक दो पहचान पत्र के अलावा और कुछ था ही नहीं। वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि साहब मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा। ये लगातार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसके रोने की और गिड़गिड़ाने की आवाज़ पर वो लोग उसे डांटते थे, डपटते थे, शांत करते थे। लेकिन वो शांत करने के बाद उसे कोशिश कर रहे थे, वो रोने की और कोशिश कर रहा था। इन बदमाशों को लगता है कि वाकई इसके पास कुछ है भी नहीं, इसलिए खिड़की खोली जाती है, चलती कार से उसको धक्का दिया जाता है और जंगल में उसको फेंक दिया जाता है। गाड़ी अपने रास्ते पर चलने लगती है। अब नंबर आता है राहुल सिंह का। राहुल सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या है। तो राहुल सिंह कहता है मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। थोड़े से पैसे जो उसके जेब में थे महज 800 रुपये थे, वो अपने 800 रुपये दे देता है। और 800 देने के बाद अब उसके पर्स में जो कागज़ हैं, पर्स में जो सामान है, उसको चेक किया जा रहा था। 2 अलग अलग बैंकों के ATM निकलते हैं और जैसे ही ATM की बात आती है तो उससे पूछा जाता है कि ATM का पिन क्या है, सही सही बता दो। बस सही सही बताने की बात थी कि उसने कुछ ब्रेक लेके, कुछ रुक कर ATM के पिन बताए बिल्कुल सही थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे क्या गलत बता रहा था। अब यहाँ से मारपीट शुरू हो जाती है। उसको पायदान के पास रखते हैं, लेटाते हैं और उसको अपने जो हथियार थे, शस्त्र थे, उनकी बटों से मारना शुरू कर देते हैं। गाड़ी की रफ्तार चल रही थी, लेकिन वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब मुझे मत मारो, मैंने जो बताया है आपको बिल्कुल सही पिन बताए हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इसको उतार दिया और पिन गलत हुए तो वहाँ जाकर हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, इसलिए अपने साथ लेके चलते हैं। गाड़ी अब खुर्जा की तरफ नहीं बल्कि सिकंदराबाद की तरफ चलने लगती है। गाड़ी पहुँच जाती है सिकंदराबाद में। पहले ATM पर वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले ATM पर पैसे थे ही नहीं। वो परेशान हो जाते हैं। फिर दूसरे ATM पे जाते हैं, दूसरे ATM पे भी पैसे नहीं निकलते हैं। फिर तीसरे पे जाते हैं, तीसरे पे भी पैसे नहीं निकलते हैं। इस तरह से वो खुद सिकंदराबाद में इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन पैसे निकलते ही नहीं हैं और वो परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद अब करें तो क्या करें, क्योंकि उस लड़के ने जो उनके पास बैठा है राहुल सिंह राघव, उसने चेहरा भी देख लिया था और सर्दियों के दिन थे। कुल मिला के यहाँ से गाड़ी अब बुलंदशहर की तरफ चलने लगती है। बुलंदशहर के कालेआम की तरफ पहुँचती है और वहाँ के इर्द गिर्द आसपास कई ATM होते हैं और कई ATM पर वो जाते हैं। जाने के बाद यहाँ से वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। दूसरे तीसरे प्रयास के बाद भी पैसे नहीं निकलते। तब वो राहुल से कहते हैं कि राहुल, हमने तुम्हें गन पॉइंट पे ले रखा है, अब तुम्हें जाना है पैसे निकालने के लिए। तब राहुल कालेआम के पास में ही एक SBI का ATM होता है, ATM मशीन से वो पहली बार में ट्राई करता है और पैसे निकल आते हैं। एक से 20,000 रुपये, दूसरे से 25,000 रुपये। और पैसे निकलने के बाद ठीक आके वो कार में बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वाकई उसकी जान को खतरा है। दूर दूर तक कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ से फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब उसी रूट पर, उसी जगह पर जहाँ पर पहले यात्री को उन्होंने उतारा था, उसी यात्री के साथ जहाँ पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, वो कहते हैं कि बदमाश, अब क्योंकि यहाँ 4 बदमाश होते हैं और एक अकेला राहुल होता है। राहुल को लग रहा था कि शायद अब ज़िंदगी उसकी बचने वाली है नहीं। वो परेशान हो जाता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब मैंने जो पैसे थे सब कुछ तो आपको दे दिया, अब मुझे छोड़ दो। जब बात छोड़ने की आती है तो साहब आपस में बैठ के चारों बदमाश ये मशवरा करते हैं कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये पोल खोल देगा, और इसने पोल खोली तो हम मारे जाएंगे, फंस जाएंगे, जेल जाएंगे, इसलिए इसका मरना ही तय है। अब बात मारने की आती है तो उन्होंने उसको पहले हाथों से मारना शुरू किया। तभी एक बदमाश ने बंदूक निकाली, अपना जो हथियार था उसको निकाल के उसकी कनपट्टी पर रखा, और कनपट्टी पर रखने के बाद जैसे ही रखता है राहुल गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। कहता है कि साहब मैंने तो अपनी ज़िंदगी की ठीक से शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो मेरी कहीं ज़्यादा उम्र भी नहीं है,
अगर हो सके तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पापा से फ़ोन करके जितने पैसे मांगूंगा उतने पैसे मेरे पापा दे देंगे। जब बात पापा की आती है तो बदमाश पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। पापा उसके सरकारी वकील होते हैं, लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरे पापा किसी पोल्ट्री के अंदर मैनेजर का काम करते हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा है। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं उनसे काफ़ी पैसे का इंतज़ाम करके ला के दे दूँगा। जब बात यह आती है तभी बदमाश आपस में फिर से एक बार मशवरा करते हैं। कहते हैं कि एक काम करते हैं, इसको बिना कपड़ों के, यानी कि उसके तन से सारे कपड़े उतरवा लेते हैं और उतरवाने के बाद उसको ऐसे ही चलती हुई कार से धक्का देकर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने उसको हाईवे पे छोड़ा था। यहाँ से घूमते हुए चारों तरफ गाड़ी चलती रहती है, जो भी कुछ करना था वो कर रहे थे। हाईवे पे छोड़ देते हैं, उसके पास कुछ ही कपड़े थे अपना तन को ढकने के लिए। दिसंबर का महीना होता है और वो परेशान हो जाता है। जैसे कार दौड़ रही थी, दौड़ती हुई कारों के साथ वो भी दौड़ने की कोशिश कर रहा था, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसको नहीं मालूम था कि वो किस रूट पर है, किस जगह है, कहाँ उसको उतारा गया है, क्योंकि उसका जो सिक्स सेंस था, उसके दिमाग था, उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। कई बार उसने हाईवे पे चलने वाली गाड़ियों के आगे भी आते थे, बच जाता है। लेकिन तभी एक और स्कॉर्पियो आकर रुकती है और जैसा पहले वाली स्कॉर्पियो कलर होता है, जैसा पहले उसमें लोग बैठे होते हैं, वैसे ही स्कॉर्पियो में ये भी लोग बैठे हुए थे और अचानक ही वो स्कॉर्पियो आकर रुक जाती है। वो लड़का फिर से घबरा जाता है कि उसे लगता है कि वही बदमाश शायद फिर आ गए। और जैसे ही वो स्कॉर्पियो रुकती है, उस लड़के की तरफ उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, रुको, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का आगे आगे भागता है, स्कॉर्पियो पीछे पीछे होती है। काफ़ी देर तक ऐसे चलता रहता है। तब उस स्कॉर्पियो में से एक आवाज़ आती है, राहुल तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। राहुल को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी से लगती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अरनिया का एक ब्लॉक प्रमुख हैं अमित उर्फ गौरव ठाकुर। उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई तो तुरंत ही राहुल रुक जाता है। रुकने के बाद वो अपनी पूरी कहानी बयां करता है। तभी राहुल अपने पापा को फ़ोन करता है और पापा को फ़ोन करने के बाद वो मौके पे आते हैं। पुलिस में आने के बाद कोतवाली देहात में FIR दर्ज कराते हैं और उनकी कोशिश थी कि उनका बेटा बच गया है। वो अब कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई भी ऐसा मामला नहीं चाहते थे, एकदम शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि बस मैं यहीं मतलब अपना खामोश रहना चाहता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है तो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते की तरफ जाने लगती है। तब वकील साहब को याद आता है कि क्यों ना उन बदमाशों को पकड़ा जाए। यदि उन बदमाशों को नहीं पकड़ा गया तो शायद किसी और के साथ ऐसी हरकत करेंगे, किसी और के बच्चे के साथ उसे मारने की कोशिश करेंगे। तभी वकील साहब पुलिस की मदद लेते हैं, जज साहब से फ़ोन कराते हैं, इधर उधर से फ़ोन कराते हैं, लेकिन जज साहब की बात भी कुछ ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई। सारे के सारे जो रास्ते थे वो कहीं ना कहीं बंद नज़र आ रहे थे। तभी यशपाल सिंह राघव को याद आता है कि ऐसे वकीलों की तलाश की जाए जो कि इस तरह के बदमाशों का केस लड़ते हैं। तभी एक गौड़ साहब के नाम से मशहूर एक वकील साहब के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि गौड़ साहब, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हो कि कोई ऐसे बदमाश जो हाईवे पर या फिर रास्तों में लूट की घटना को अंजाम देते हैं, कुछ ऐसे कारनामे करते हैं, मुझे इनसे मिलना है। हो सकता है कि वो असली बदमाश तक पहुंचाने में मदद करें। अपने बेटे को लेकर और SOG टीम को लेकर ये यशपाल सिंह राघव अब निकल पड़ते हैं उन गौड़ साहब के बताए हुए ठिकाने पर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कहा कुछ ही दिन पहले एक लड़का जेल से छूट के आया है, आप उससे मुलाकात कर लीजिए, हो सकता है कि वो रास्ता खोल दे, आपकी मदद कर दे। जैसे ही SOG टीम, राहुल सिंह राघव, उसके पिता, ये जब जाते हैं और जाने के बाद उस लड़के का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, घर के दरवाजे खटखटाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगने के बाद लड़का जैसे ही बाहर निकलता है, दरवाज़ा खुलता है, राहुल चीख कर कहता है, यही था वो बदमाश जिसने मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया है। वो बदमाश सामने था, कुछ ही दिन पहले जेल से छूट के आया था। जेल से छूट के आने के बाद भी उसने वही काम किया। पुलिस ने न केवल उसको दबोचा, बाकी उसकी जो 3 साथी इधर उधर भाग रहे थे उनको भी दबोचा। और उसके बीच में एक और लूट की घटना हुई थी सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में, जिसमें SHO राकेश कुमार सिंह ने उस घटना को खोला था और इन बदमाशों को उन्होंने अपने प्रयास से पकड़ा था, क्योंकि एक बदमाश पहले ही पकड़ा जा चुका था। ये मामला फिर कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट पहुंचता जरूर है, सन 2014 का एक किस्सा है, आज सन 2022 है। ये घटना आज आपको इसलिए सुनाई गई क्योंकि यशपाल सिंह राघव ने इस केस के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे थे अपने बेटे से, पूछ रहे थे राहुल से, राहुल उस वाले मामले में कभी तुम्हारे पास कोई कॉल आया कि नहीं आया, क्या कोर्ट से किसी तरह का कोई समन आया कि नहीं आया, क्योंकि उसमें आपकी गवाही भी तो होनी है। और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी ना कोई कोर्ट कचहरी की तारीख है, ना कोई गवाह है, ना कुछ है। उन बदमाशों का क्या हुआ, वो जेल में हैं या छूट गए हैं, कुछ पता नहीं। जिस तरह से हमारे कानून की प्रक्रिया हैं, प्रणाली हैं, कार्य करने की क्रियाकलाप हैं, इस तरह से बदमाशों के हौसले और ज़्यादा बुलंद होते चले जाते हैं और इसी तरह से आए दिन
घटनाएं घटती चली जाती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब भी अपने घर जाने की ओर हों और आपको अंधेरा हो चुका है, तो आप बड़े सोच समझ के फैसले लें। कोई भी वाहन पकड़ें तो ऐसे वाहन पकड़ें जो सरकारी वाहन हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेल हो या फिर कोई और वाहन हो। लेकिन कभी भी प्राइवेट वाहन में रात के समय में या दिन के समय में बैठने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी घटना होती है, अधिकतर वो प्राइवेट वाहन में ही होती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें मासूम आलम हैं, नाजिया मलिक मुरादाबाद से हैं, चांद सिद्दीकी हैं, सौरभ सोनी, शादाब मंसूरी रियाद सऊदी अरब से हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें शिखा सिंह, उत्तम कुमार, महबिश खान मेरठ से, नौशाद अहमद लखनऊ से, प्रताप, गर्वित माँ इनकी हैं सुमन कुमारी, शाहिद, फरमान खान, काजल तिवारी, जुनैद, नूर आलम, शाहरुख, आयशा, डॉक्टर आरिफ, मोहम्मद कैफ, विनय पंडित, विनोद सिंह, अमन मिर्ज़ा, शिवचरण, वाहिद, अजय शर्मा, रामचरण, मोहम्मद तौफीक, पंकज कुमार, अमित, निशा, आनंद कुशवाहा, नूरुल इस्लाम, मोहसिन सिद्दीकी, हुसैन खान, दिलीप कुमार, लालजी यादव, नाजिम खान, शंभू चौधरी, बशर कुरैशी, सद्दीक खान, राजू कुमार, इमरान खान, ब्रजेश यादव, मुकेश यादव, मंजूर आलम बिहार से। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।